बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मैकेनिक्स डिस्कस किए थे, ठीक है, और फिर हम गैसेस एक्सचेंज पे आए थे और हम हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो डिस्कस कर रहे थे। उसी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हम डिस्कस ये कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो है वो क्या शो करता है, ठीक है। जिसने कल का लेक्चर मिस किया है वो कल की रिकॉर्डिंग उसको मिल जाएगी, ठीक है। हम बेसिकली जो बुक में जहाँ से आपको ये कंटेंट करवा रही हूँ, दैट बुक इज BRS फिजियोलॉजी। मेरा फोकस ज़्यादातर यही कंटेंट होगा जो कि रफ़ी में दिया हुआ है, लेकिन आई विल ट्राई कि पहले आप लोग का कुछ जो है ना बेस बन जाए, रिवाइज हो जाए, ताकि आप MCQs इजीली पिक करो जो कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है। सो हम कल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का डिस्कस कर रहे थे और हमने ये डिस्कस किया कि 100% जो है हीमोग्लोबिन सेचुरेशन पे कितनी ऑक्सीजन बाइंड होगी, 75 पे कितनी बाइंड होगी और 50 पे बाइंड कितनी होगी। सो बेसिकली वो पर्पस क्या था, मैं आपको क्या बताना क्या चाह रही थी कि जब हम कहते हैं कि आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन 100 है, ठीक है, हम 100 अज्यूम करके चलते हैं। वैसे टेक्निकली हम देखें तो 99 95 mmHg होती है, ठीक है। एंड द हीमोग्लोबिन इज जो है 98% सेचुरेटेड, ठीक, 98% सेचुरेटेड होती है। 2% हीमोग्लोबिन जो है वो मेट की फॉर्म में होती है, मेट हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, तो वो 100% कभी भी सेचुरेशन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर हम 100 mmHg पार्शियल प्रेशर के बियॉन्ड जब हम ऑक्सीजन जो है वो देंगे किसी को, तो वो एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन होगी वो, अब हीमोग्लोबिन की तो सेचुरेशन 100 अचीव हो गई है, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फिर ब्लड में डिजोल्व होगी। और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि ये ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी या ऑक्सीजन इंजरीज करती है, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट अक्सर जो आप MCQs में देखते हो, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ P50, ठीक है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ P50, दैट इज द पार्शियल प्रेशर 50। इसका मतलब क्या है, पहले ये बात समझते हैं। पार्शियल प्रेशर 50 का मतलब है, आप इनको मैसेज कर दें, इनका माइक कनेक्टेड नहीं है, जिनको आवाज नहीं जा रही है, ठीक है। एट द पार्शियल प्रेशर ऑफ P50 का मतलब क्या है, वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ठीक है, जहां पे हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड है, ठीक है। यानी ये कि हम बेसिकली हीमोग्लोबिन का 50% निकालेंगे, जहाँ हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड है, उसको हम कर्व पे नीचे ले आएंगे, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का उस वक्त मिलेगा वो इसका P50 होगा, ठीक है। ये उसका P50 होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस ग्राफ में देखूं, तो आपसे मैं अगर पूछूं कि P50 क्या है इस ग्राफ में, तो आप क्लियरली बताओगे कि ये 25 mmHg है। इज दिस मेकिंग सेंस? ये क्लियर है? व्हाट इज P50? P50 का मतलब है जब हीमोग्लोबिन हाफ सेचुरेटेड है। हाफ सेचुरेटेड हमने कल क्या पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन, हर हीमोग्लोबिन के पास जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ 4 ऑक्सीजन है, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो जब 2 मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, तो हम कहेंगे हाफ सेचुरेटेड है। उस वक्त पार्शियल प्रेशर 50%। जो भी होगा उसको हम कहेंगे वो उसका P50 है, जी, ठीक हो गया। जैसे इसमें तो 25 पार्शियल प्रेशर है। यस, यस, ठीक है। सो जो है, मैम, एक जी जी, आप कर लो अनम्यूट, पूछ लो। टॉट हेमोग्लोबिन क्या, कौन सा हेमोग्लोबिन होता है? टी हेमोग्लोबिन, टॉट हेमोग्लोबिन? ओके, देखो, मेट हीमोग्लोबिन का मतलब है, मेट हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन है जिसमें आयरन जो है वो फेरिक फॉर्म में है, ठीक है, +3 की फॉर्म में, सही है, ठीक है। टी कॉन्फ़िगरेशन होती है और आर कॉन्फ़िगरेशन होती है। टी का मतलब होता है टाइट, आर का मतलब होता है रिलैक्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कभी भी अपनी सारी ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता, क्योंकि अगर वो अपनी सारी ऑक्सीजन रिलीज कर देगा तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो टाइट हो जाएगी, उसको फिर ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। तो जितनी ऑक्सीजन बाइंड होती है उतना नेक्स्ट ऑक्सीजन सबसे इजीली अटैच होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक हीमोग्लोबिन है, उसके पास 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी बाइंड है, ठीक है, तो जो चौथी होगी वो सबसे इजीली अटैच होगी, ठीक हो गया। अगर एक हीमोग्लोबिन है जिसने सारी अपनी ऑक्सीजन अज्यूम करें दे दिए, ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया, हाइपोक्सीमिया हो गया है, जो है कैपिलरी को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, जीरो है,
तो अब वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, टी कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके लिए ऑक्सीजन को कैरी करना, दूसरी ऑक्सीजन, ये 0 मैंने लिखा है, ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं है, दिस इज 0, ठीक है। मैम तो उसके लिए कल अब आपने उसके लिए कल आपने पढ़ाया था कि जब लास्ट मॉलिक्यूल उसके पास होता है वो नहीं देता, क्योंकि अगर वो हाँ दे दे तो बिल्कुल, उसको वो अगली वो ऑक्सीजन बाइंड। ओके, वो नहीं देता नॉर्मल फिजियोलॉजी में, वो नहीं देता, लेकिन एबनॉर्मल पैथोलॉजी में तो दे सकता है ना। जी मैम। ठीक है, अगर अगर फॉर एग्जांपल उसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, तो वो आखिरी ऑक्सीजन भी दे देगा, तो तभी तो फिर उसके बाद यही होगा ना, तब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस शुरू होगी, तब लैक्टिक एसिडोसिस शुरू होगा ना। ठीक है, क्लियर है। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी में तो वो रखेगा अपने पास, लेकिन एबनॉर्मल फिजियोलॉजी जब हम पैथोलॉजी की बात करेंगे तो वो ऑक्सीजन दे देगा, तब अपनी आखिरी भी दे देगा। क्लियर है, ओके। सो मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, एक एमसीक्यू है, ठीक है, कि अच्छा, अब आप एक चीज यहाँ देखो, मैं एक ग्राफ पे निशान लगाऊंगी, एक ये, ठीक है, एक ये, ठीक है, और एक ये, तीन मैंने आपको ये ग्राफ बनाए, ठीक है। ये कर्व जो ये वाला है, ये राइटवर्ड शिफ्ट है, हम सब पढ़ते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। ये कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये राइटवर्ड शिफ्ट है, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि किस कर्व में P50 की वैल्यू ज्यादा है, राइटवर्ड राइट में। शिफ्ट में, राइटवर्ड शिफ्ट में P50 की वैल्यू ज्यादा है, ऐसा ही है, दिख रहा है सबको, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक जुमला लिखती हूँ, राइटवर्ड शिफ्ट में ज्यादा है ना, मोर P50, ठीक है, लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट नाउ? राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, लेस ऑक्सीजन एफिनिटी, एग्री, यस मैम। ठीक है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मोर ऑक्सीजन एफिनिटी, ठीक है। सो मोर द P50, लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक, इज दिस मेकिंग सेंस? लेस द P50, the more affinity for oxygen, मैम तो इन ठीक है। दोनों के बीच में क्या फर्क हुआ? दोनों के पास दो दो दोनों ऑक्सीजन है। दो, दोनों के पास दो दो ऑक्सीजन है, लेकिन ये दो दो ऑक्सीजन के लिए इस पार्शियल प्रेशर ऑफ 50 को मेंटेन करने के लिए लेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। इस हीमोग्लोबिन के 50 को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस P50 को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर ज्यादा रिक्वायर्ड है, दिस इज द डिफरेंस। सो बेसिकली P50 क्या बताता है, P50 मैम ये ये एक दफा बताता है, रिपीट कर दें मैं प्लीज। मेरे मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। P50 क्या बताता है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जहां पे हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड हो, ठीक है, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जहां हीमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड हो, ठीक है। आप देखो राइटवर्ड शिफ्ट में P50 की वैल्यू ज्यादा है, इससे इन्फ्रेंस हम क्या ले रहे हैं, बेसिकली इससे इन्फ्रेंस निकालना है, मोर P50 मींस ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ कम हो गई है, यानी कि कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, मींस यहाँ पे ऑक्सीजन देने की बात हो रही है, ठीक है। लेस जो है P50, ठीक है, लेस P50 मींस ऑक्सीजन की एफिनिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन नहीं देना चाह रहा, ठीक है। सो P50 की वैल्यू क्या बताती है, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन बताती है। सो जितनी P50 की वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी ये वैल्यू है, देखो P50 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है P50 की जो यहाँ एक्स एक्सिस पे आ रही है, जितनी P50 की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम होगी। इस ये पॉइंट क्लिक किया, ये एमसीक्यू में आता है, अगर आपको नहीं अभी समझ आता है तो अभी जैसा आप याद रख लो कि जितना P50 ज्यादा होगा, उतनी
ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी। ठीक है, जब आप इसको 2-3 दफा पढ़ोगे तो यू विल कम टू एग्जैक्ट क्या मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इज दिस मेकिंग सेंस? समझ आ रही है बात ये मैं क्या बताना चाह रही हूँ? यस मैम। ओके, ठीक है। अब राइटवर्ड शिफ्ट के कॉजेस क्या क्या हैं? जब ऑक्सीजन कब डिलीवर होती है टिश्यू में? ऑब्वियसली जहां वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का मतलब होता है पीएच का कम होना। ठीक है, टिश्यू के अंदर टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पे 2,3-DPG ज्यादा बनता है। 2,3-DPG बेसिकली क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, जो ये बताता है कि द टिश्यू इज इन नीड ऑफ ऑक्सीजन। उसकी बाद निस्बत लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, जब पीएच कम होती है, जब टेम्परेचर कम होता है, जब जो है 2,3-DPG कम होता है, या फिर फीटल हीमोग्लोबिन में। क्लियर है? मैम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इनमें से नॉर्मल फिजियोलॉजी में नहीं आती। ओके मैम। ठीक हो गया? तो हम अभी नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। एक और एमसीक्यू जो आपको कंफ्यूज करता है, मुझे लगता है कि उसकी की जो है वो गलत है बहुत सारी जगहों पे, कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को, आपने देखा होगा कभी ठंडा ब्लड हम नहीं देते पेशेंट को, एग्री? हम ब्लड को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, यस मैम। वार्म करते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है? हम क्यों वार्म करते हैं ब्लड को? अगर हम ठंडा ब्लड पेशेंट को दे देंगे तो उससे क्या होगा? जी, एनीबडी? ठीक है, हम बेसिकली कोल्ड ब्लड क्यों नहीं दे रहे? कि कोल्ड ब्लड जब बॉडी में जाएगा तो पेशेंट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, वो पेशेंट को हाइपोथर्मिया करेगा। ठीक है, वो पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर कम करेगा और वो लीड करेगा डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको एरिथमियाज हो सकते हैं। ठीक है, उसको कोगुलेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ब्लड को वार्म करते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लड नहीं देते। ठीक है, इसका जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन के राइट और लेफ्ट शिफ्ट होने से ताल्लुक नहीं है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, सो हम ब्लड को क्यों वार्म करते हैं? ताकि पेशेंट जो है उसको हाइपोथर्मिया से बचा सके। और हाइपोथर्मिया से क्यों बचाना होता है? बिकॉज इट मे लीड टू कार्डियक इरिथमियाज और सम अदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस एंड कोगुलोपैथीज। ठीक है, सो हियर यू आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्या करती है कि इसकी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की बनिस्बत हीमोग्लोबिन से 200 टाइम्स ज्यादा होती है। ठीक है, सो ये जो है जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है, उसको कहीं उससे बहुत मिनिमल प्रेशर्स पे, यानी पॉइंट के प्रेशर्स पे जो है ये जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाती है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे ये काफ को करती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या कर रही होती है कि जो ऑलरेडी बाउंड ऑक्सीजन होती है हीमोग्लोबिन से, उसको भी रिलीज नहीं होने देती। ठीक है, तो जिसकी वजह से कार्ब जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइपोक्सीमिया। कल मैंने आपको बताया मैम था हाइपो। जी, मैम एक क्वेश्चन था कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में डेड स्पेस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। हम्म, और फिर ब्रोंको डायलेशन में इंक्रीज होती है डेड स्पेस? होती इंक्रीज होती है जब हम जब जितना हम फोर्सफुली अपने लंग के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना जी। डेड स्पेस बढ़ेगी, क्योंकि उतने ज्यादा डेड स्पेस के स्पेसेस जो होंगे वो स्ट्रेच होंगे। ठीक है, जितना हम अपने लंग को कम भरेंगे उतने डेड स्पेस का स्पेस कम होगा। ये बात समझ आती है ये? यस ठीक है, मैम। सही। एयरवेज भी मैम तो खुलते हैं ना जब हम जोर से इंस्पायर करते हैं तो। यस मैम। मैम रफी में उल्टा दिया हुआ है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को इंक्रीज डेड स्पेस दिया हुआ है और ब्रोंको डायलेशन को डिक्रीज डेड स्पेस दिया हुआ है, इस वजह से मैंने आपसे पूछ लिया। ओके, मैं इसको चेक कर लूंगी रफी में, लेकिन जो है आप इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, यस मैम। ओके। अच्छा जी, अब देखो द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोक्सीमिया। हाइपर मीन्स कम होना,
ऑक्सीजन का कम होना, कहाँ पे, ब्लड में कम होना, ठीक है। हाइपोक्सीमिया जो है वो एक रीजन हो सकता है हाइपोक्सिया का, ठीक है। वन ऑफ द कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इज हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सिया का क्या मतलब है, टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलना, यस मैम। ठीक है। टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलना इज हाइपोक्सिया। वन ऑफ द कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इज हाइपोक्सीमिया, ठीक है। सो हाइपोक्सीमिया के कॉजेस क्या क्या, यानी किस किस रीजन से ब्लड में ऑक्सीजन कम हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉज हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई ऑक्सीजन ब्लड में इसलिए कम है कि बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने जो है कोई हायर एल्टीट्यूड पे चला गया, किसी ने किसी का मुंह दबा दिया और सांस ही नहीं ले पा रहा हो, ठीक है। दैट इज अगेन यही है ना कि सांस ही नहीं अंदर जा रहा है तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, ठीक है। सो द फर्स्ट कॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया कुड बी कि भाई बॉडी में कोई इशू नहीं है, ठीक है। इट्स सिंपल दैट वी आर एट द हायर एल्टीट्यूड वेयर द बैरोमेट्रिक प्रेशर इज लेस, जिसकी वजह से जो है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो गया है, एंड आर्टीरियल एल्वियुलर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो गया, ठीक हो गया। दूसरा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन हाइपोवेंटिलेशन हो रही है। अब हाइपोवेंटिलेशन के वैरायटी ऑफ कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन इसलिए भी हो सकती है कि किसी ने जो है कोई पेशेंट है डीप एनेस्थीसिया में है एंड उसके वो जो है उसका चेस्ट, उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है वो शैलो हो गई है, ठीक है। हाइपोवेंटिलेशन इसलिए भी हो सकती है कि जो है ना क्या कहते हैं, फ्रैक्चर हो गई है, ठीक है। सो ऑपरेट भी उसमें हाइपोवेंटिलेशन, सॉरी ओबेसिटी हाँ, में। ओपिएट, जी मैडम। ओबेसिटी में, ओपिएट पॉइजनिंग में हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि मूवमेंट ऑफ द चेस्ट को हिंडर कर सकती है, ठीक है, फ्रैक्चर रेप, ठीक है, दैट लीड टू हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक हो गया एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम, एक हो गया कि भाई जो है चेस्ट कैविटी का प्रॉब्लम, ठीक है, कि कैविटी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन अंदर जा भी रही है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉब्लम कहाँ है कि लंग में ऑक्सीजन जा रही है मगर डिफ्यूज नहीं हो पा रही ब्लड में, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द डिफ्यूजन, ठीक है। लंग में ऑक्सीजन चली जा रही है लेकिन क्या प्रॉब्लम है, तीसरा डिफेक्ट क्या है, डिफ्यूजन का डिफेक्ट है, ठीक है। अब डिफ्यूजन के डिफेक्ट्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक डिफ्यूजन का डिफेक्ट ये हो सकता है कि मेम्ब्रेन्स थिक हो गई है, जैसे फाइब्रोसिस है, ठीक है, या पेरेन्काइमा डैमेज है, ठीक है, या फिर वेंटिलेशन परफ्यूजन के डिफेक्ट्स हैं, इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है हाइपोक्सीमिया का कॉज कि भाई शंटिंग हो रही है, और कौन सी शंटिंग हो रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो रहा है, दैट इज राइट टू लेफ्ट शंट। ये शंट नॉर्मल फिजियोलॉजिकली 2% होता है, ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में ये 2% होता है। तो शंटिंग की जो जो शंटिंग के जो कंजेनाइटल एबनॉर्मलीज हैं, जैसे कि उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हम बात करते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो हाइपोक्सीमिया ये हो गया कि भाई इन सब के अंदर जो है, इन सब के अंदर जो है वो आर्टीरियल ऑक्सीजन के प्रेशर्स कम हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था स्मॉल ए का क्या मतलब होता है, आर्टीरियल, ठीक है। सो इन सब के अंदर हाइपोक्सीमिया हो रहा है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड इज लेस। आपको जो एमसीक्यू आता है कि भाई ये सब कॉजेज हैं हाइपोक्सीमिया के, इनमें से कौन से कॉजेज हैं जिसमें ये ग्रेडियंट नॉर्मल होता है या ये ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है। तो हम पहले समझेंगे ये ग्रेडियंट है क्या, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ए, ए ग्रेडियंट, ठीक है। ये वाला ए क्या है, मैंने आपको कल बताया था, कैपिटल ए क्या होता है, एल्वियुलर ऑक्सीजन। एल्वियुलर, ठीक है, एल्वियुलर, और ये आर्टीरियल, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम ए ग्रेडियंट कहते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, उनको ए ग्रेडियंट। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली हमने कहा अगर एल्वियुलाई में 100 mmHg ऑक्सीजन का प्रेशर है तो ब्लड के आर्टीरियल ब्लड के अंदर भी 100 mmHg हो जाएगा फौरन से ही, दिस इज नॉर्मल ग्रेडियंट। अगर ये ए है तो ये ए नॉर्मली हमारी फिजियोलॉजी में होता है, फिर ये इसमें 2% एडमिक्सचर हो जाता है तो जिसकी वजह से ये 95 हो जाता है, ये नॉर्मल ए ग्रेडियंट है, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम हाई है ये कि ऑक्सीजन ही नहीं आ रही है, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन ही नहीं है या हाइपोवेंटिलेशन है, तो ये ग्रेडियंट नॉर्मल रहेगा, इसके ग्रेडियंट में कोई मसला नहीं है।
क्योंकि डिफ्यूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ग्रेडियंट कब इंक्रीज होगा? जब एल्यूलाई में ऑक्सीजन है मगर वो ब्लड में नहीं जा पा रही। वो कब कब हो रहा है? डिफ्यूजन के डिफेक्ट्स में, वेंटिलेशन परफ्यूजन के डिफेक्ट्स में, या शंटिंग हो रही है, तब हो रहा है। ठीक है, तो एमसीक्यू में जब भी आए कि ए ग्रेडियंट हाइपोक्सीमिया के साथ ये सारे कॉजेज होंगे, तो इनमें से आपने कोई कॉज जो होगा वो आपका राइट कॉज होगा जिसमें ए ग्रेडियंट इंक्रीज होता है। क्लियर है ये चीज? इसको देख लो, अगर नहीं समझ आया तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैम शंटिंग में किस तरह डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज शंटिंग में इस होगा? तरह से इंक्रीज इस तरह से हो जाएगा कि जो वीनस मिक्सचर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एल्विलर और आर्टीरियल का जो ग्रेडियंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉर्मली तो 2% शंटिंग है, उसका मसला नहीं है। ये कौन सी वाली शंटिंग है? जब कोई कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी है, और यूजुअली उसमें जो यूजुअली राइट टू लेफ्ट शंट करती है कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी, वो कौन सी वाली है? टेट्रालजी ऑफ फैलेट है। अदरवाइज जो दूसरे शंट्स हैं, जैसे अगर पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है या वीएसडी है, ठीक है, ये यूजुअली लेफ्ट टू राइट शंट करते हैं अनलेस के जो है बाद में राइट हार्ट फेलियर हो जाए। तो क्लियर है ये चीज? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? Everyone is listening what we are talking about? यस। Okay, so now we are talking about the hypoxia. अब हाइपोक्सिया क्या है? ऑक्सीजन का कम होना। ठीक है, टिश्यू को ऑक्सीजन का कम मिलना इज हाइपोक्सिया। ठीक है, जिसमें हमने ऊपर कॉजेस पढ़े कि टिश्यू को ऑक्सीजन इसलिए कम मिल रही है कि ब्लड में ऑक्सीजन कम है, और उसके हमने 5 कॉजेस यहाँ पे पढ़े। ठीक है, तो एक हाइपोक्सिया का कॉज ये हो सकता है कि भाई ब्लड में ऑक्सीजन कम है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोक्सिया के क्या कॉजेस होते हैं? देखो, याद करने का तरीका, हम जो जो यूजुअली हम हाइपोक्सिया के जो कॉजेस पढ़ते हैं वो 4 कॉजेस पढ़ते हैं। ठीक है, एक है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है, एक है एनीमिक हाइपोक्सिया, ठीक है, एक है स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, और एक है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। कैसे याद करेंगे अब इसको? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया ये है कि प्रॉब्लम जो है वो लंग तक है। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर से लेके लंग तक का प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन है ही नहीं तो मिलेगी कैसे, या ऑक्सीजन का डिफेक्ट है डिफ्यूजन में, लंग तक में कोई भी मसला है, वो सारे कॉजेज जो एटमॉस्फेयर से शुरू होकर लंग पे खत्म होंगे वो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया है। इसका क्या मतलब है कि जो भी मैंने हाइपोक्सीमिया के कॉजेज आपको बताए, ठीक है, उसमें से जो वीएसडी तक के, ये वेंटिलेशन परफ्यूजन के डिफेक्ट तक के कॉजेज हैं, ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया के कॉजेज हैं। ठीक है, उसके बाद एनीमिक हाइपोक्सिया। क्या हाइपोक्सिया इसलिए हो रहा है कि हीमोग्लोबिन ही नहीं है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। ठीक है, अब ना एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम है ना लंग में प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको पंप करने की मशीन ही खराब है। दैट मीन्स के स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, यानी कि कार्डियक फेलियर है। ठीक है, सो कार्डियक फेलियर इज अनदर कॉज ऑफ हाइपोक्सिया। ठीक है, अब कार्डियक फेलियर भी नहीं है, ठीक है, एनीमिया भी नहीं है, ये भी सब कुछ सारी चीजें ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि जो है कोई और चीज आके हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, इन सब में भी कोई मसला नहीं है भाई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ठीक है, लंग भी ठीक काम कर रहे हैं, ब्लड में भी हीमोग्लोबिन है, हार्ट भी पंप कर रहा है, लेकिन टिश्यू के अंदर जो है वो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास साइनाइड जाके अटैच हो गया। ठीक है, और वो जो है उस ऑक्सीजन को यूज ही नहीं करने दे रहा, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ठीक है, रिपीट करो जरा आप लोग, समझ आ गया? हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, ठीक है, लंग तक के मसले, एटमॉस्फेयर से लेके लंग तक के मसले। ठीक है, एनीमिक हाइपोक्सिया, हीमोग्लोबिन नहीं है। स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, स्टेगनेंट का क्या मतलब होता है? रुका हुआ, मीन्स द हार्ट इज नॉट पंपिंग प्रॉपरली। ठीक है, हार्ट फेलियर, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, कार्डियोजेनिक शॉक, एमआई, ठीक है, फेलियर, ठीक, और फेलियर का कोई भी कॉज फिर हो। ठीक है, हम अभी फेलियर के कॉजेस की बात नहीं करें। और तीसरा चौथा क्या है? सब कुछ ठीक है लेकिन टिश्यू ऑक्सीजन यूज ही नहीं कर पा रहा, बिकॉज के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जो है कोई ऐसा पॉइजन आके अटैच हो गया कि वो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को हिंडर कर रहा है, लाइक साइनाइड पॉइजनिंग।
ठीक है, अब आप मुझे बताओ इनमें से सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन थेरेपी किस में यूजफुल होगी? जी, hypoxic में। हाइपोक्सिक में यूजफुल होगी, वेरी गुड, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी यूजफुल होगी, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस कर सके। ठीक है, मैम स्टेगनेंट के अगर ये हम जी रफ़ी में ना, मतलब जो अनीमिक hypoxia है उसमें उसने कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग को ये मेंशन किया हुआ एग्जांपल। हाँ, तो आप अनीमिक में यानी हीमोग्लोबिन कम है या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, दोनों लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको क्लासिफाई करें ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन के साथ ही इसका मसला हो रहा है ना, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई है, तो एक्चुअली जो वर्किंग हीमोग्लोबिन है वो कम हो गई है। ठीक है, ठीक है। मैम इसलिए उसने कार्बन उसको मोनोऑक्साइड कार्बन पॉइजनिंग मोनोऑक्साइड ने कौन सी जी जी बोलो। कैटेगरी में आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी कैटेगरी में आता है ये चार में से? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड एनीमिक हाइपोक्सिया की कैटेगरी में इसलिए लिखा, एनीमिक हाइपोक्सिया की कैटेगरी में इसलिए लिखा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रहा है, वर्किंग हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को कम कर रहा है ना, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो रहा है, तो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम कहाँ है, हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए उस एनीमिक हाइपोक्सिया की कैटेगरी में लिखा है। क्लियर है? यस मैम। क्लियर मैम। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? ये क्लियर है, एल्वुलर आर्टीरियल ग्रेडियंट? So we have जी discussed मैम। alveolar arterial gradient, we have discussed hypoxia, ठीक है। अच्छा जी, फिर हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में जो है क्या रिलीज होता है किडनी से? इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। इरिथ्रोपोइटिन। तो वी नो दैट द जब भी क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है तो एनीमिया होता है, क्योंकि बोन मैरो को इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट नहीं करता फॉर आरबीसी सिंथेसिस। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर जो है जो एनीमिया होगा, ठीक है, वो एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, और ये एनीमिया नॉर्मोसिटिक होगा। ठीक है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ हाइपोक्सिया, तो किडनी उस ऑक्सीजन लो टेंशन को जो है वो रियलाइज करता है, और किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस करता है, एरिथ्रोपोइटिन जो है वो बोन मैरो में जाके आरबीसीज की सिंथेसिस को बढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पर। मैम जी, मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे एरिथ्रोपोइटिन है, ठीक है, इसको हम्म हाइपोक्सिया स्टिमुलेट कर रहा है, और थायोफाइलिन हम्म जो है ये इसकी इनहिबिटर होती है। हम्म ठीक है। इसी तरह मैम कैल्शियम या पोटाशियम का भी कोई होता है चक्कर इसके साथ एरिथ्रोपोइटिन पे? हम्म, किस कॉन्टेक्स्ट में कैल्शियम या पोटेशियम जैसे का मैम चक्कर हाइपर इरिथ्रोपोइटिन जैसे मैम जैसे हाइपर कैल्सीमिया या हाइपर कलीमिया जो काज कर रहे हो उसका एरिथ्रोपोइटिन के साथ। उसका उसका रेनिन के ऊपर चक्कर होता है, रेनिन पे होता है, उसका, ओके हाँ, थैंक उसके यू। ऊपर रेनिन पे, उसका रेनिन पे होता है, ठीक है। जो है ठीक ना उसका जो है इरिथ्रोपोइटिन पे नहीं होता। ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, और उसका जो इफेक्ट रेनिन पे होता है वो एल्डोस्टेरोन के इफेक्ट से अपोजिट इफेक्ट होता है। ठीक है, ठीक है मैम। जी मैम। नहीं, वो जब हम रीनल डिस्कस करेंगे तो वहां पे आप लोग ये पॉइंट मुझे याद करवाएगा, तो हम इसको वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सॉरी डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट पे। अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब हीमोग्लोबिन क्या करेगी, टिश्यू में जाएगी, ऑक्सीजन देगी, और ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड उठा लेगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अच्छा, अब ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी वो सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हो रही थी। ठीक है, ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट हो रही थी वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हो रही थी। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम थी, 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड इज वेरी लो क्वांटिटी। ठीक है, डिजॉल्व बहुत कम थी, और हम नहीं चाहते कि वैसे भी ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी करेगी। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वैरायटी ऑफ फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, एक फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, एक फॉर्म है कि वो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो। ठीक है, और एक फॉर्म है कि वो, तीसरी फॉर्म क्या थी हमारे पास, 7% जो है वो होती है हमारे पास, लेट मी थिंक,
हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी, बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड होगी और डिजॉल्व, यस डिजॉल्व की, सही, डिजॉल्व फॉर्म में। तो अब होता क्या है कि ये आरबीसी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आई, सही है, जो है वीनस एंड पे, ठीक है, कार्बन इसने जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आई तो बेसिकली इसने ऑक्सीजन को दिया, ठीक है, दिस इफेक्ट वी कॉल द बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट कैसे याद रखेंगे, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, ठीक है। सो बोहर्स इफेक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन का रिलीज होना, बी के बाद क्या आता है, सी, ठीक है। सो बोहर्स इफेक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन का रिलीज होना, दिस इफेक्ट वी कॉल द बोहर्स इफेक्ट। ये कहाँ होगा, टिश्यू में होगा, एग्री, ये कहाँ होगा, टिश्यू में होगा। क्लियर है ये चीज, बोहर्स इफेक्ट याद रहेगा, बी के बाद सी आता है। सो बोहर्स इफेक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को देख के ऑक्सीजन का रिलीज होना इज बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन यहाँ तो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड हो सकता है, या वो कहेगा आरबीसी कहेगा या तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड दे दो या ऑक्सीजन दे दो, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा देती है तो ऑक्सीजन दे देता है, एंड द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब आरबीसी में आती है, ठीक है, तो अब का आरबीसी जो है उसके अंदर एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम हमारी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे बहुत यही काम कर रहा होता है जो यहाँ करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन होती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ये इजीली डिसोसिएबल एसिड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, वी नो दैट हमारे ब्लड जो प्रोटीन्स हैं दे एक्ट एज अ बफर, तो यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। और ये जो बाइकार्बोनेट है अगर ये आरबीसी के अंदर ही रहेगा तो क्या होगा, ये टू वे रिएक्शन है, अगर ये बाइकार्बोनेट को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा यहाँ पे, एग्री करते हो, ठीक है। तो इस बाइकार्बोनेट को आरबीसी में नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो वीनस एंड पे आरबीसीज होते हैं यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट होते हैं, क्लोराइड जो है बाइकार्बोनेट के रिप्लेसमेंट में बाइकार्बोनेट बाहर चला जाता है जो बनता है, इस तरह से ये प्रोसेस इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता है और क्लोराइड इसको रिप्लेस कर देता है, यानी नेगेटिव आयन को नेगेटिव आयन रिप्लेस कर देता है। इस तरह से 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, एंड दिस रिएक्शन इज वेरी 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 फास्ट, ठीक हो गया, क्लियर है। 70% of the carbon dioxide is transported like this, ठीक है। 7% डिजॉल्व फॉर्म में होती है और 23% जो है कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, यानी डायरेक्टली हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्ब अमाइनो, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन बाइंड होगी उसको कहते हैं कार्ब ऑक्सी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब बाइंड होगी उसको कहते हैं कार्ब अमाइनो, क्लियर है ये चीज, ठीक है। जब यही रिएक्शन जो है फिर जब यही आरबीसीज जो है जब लंग में जाते हैं, अब ये लंग में चले गए, ठीक है, तो लंग में जाएंगे तो ऑब्वियसली लंग में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, बाइकार्बोनेट नहीं रिलीज होना, तो लंग में ये क्लोराइड शिफ्ट का मैकेनिज्म रिवर्स हो जाता है, यानी क्लोराइड बाहर चला जाता है और वो बाइकार्बोनेट जो बाहर थे वो अंदर आ जाते हैं, वो अंदर आ जाते हैं और ये इफेक्ट रिवर्स हो जाता है लंग के अंदर, और इसकी जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपायर कर लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, ये इफेक्ट जो कि लंग में होगा, लंग के अंदर, इसको हम कहते हैं हेल्डीन इफेक्ट, ठीक है। हेल्डीन इफेक्ट कैसे याद करेंगे, ओ के साथ एच होता है, कहाँ गया, ठीक मैम है, ये हल्डेन इफेक्ट एक दफा रिपीट कर दें प्लीज। यस। देखो बोहर्स इफेक्ट क्या था, बोहर्स इफेक्ट क्या था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के कार्बन साथ डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस डाइऑक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया था, आरबीसी से वाटर, बाइंड किया था और ऑक्सीजन को रिलीज किया था, जी ठीक है। हेल्डीन इफेक्ट बोहर्स का रिवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। हेल्डीन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है,
सो O के साथ H होता है, हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हेल्डीन इफेक्ट क्या, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के हेल्डीन इफेक्ट क्या, ऑक्सीजन जब आरबीसी